Welcome to my channel Advanced Culture, and education leads to advancement. राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट का एक नया टॉपिक इंसेक्ट मोल्टिंग। तो आइए शुरू करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको इंसेक्ट मोल्टिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा और ये हमेशा के लिए आपको मेमोराइज हो जाएगा। अगर डेफिनेशन की बात करें तो इट इज द periodical process of shedding the old cuticle accompanied by the formation of new cuticle। इसे हिंदी में समझें तो मोल्टिंग या निर्मोचन या एक्डाइसिस एक समय समय पर होने वाली ऐसी क्रिया है जिसमें शरीर की ऊपरी परत, जिसे हम क्यूटिकल के नाम से जानते हैं, शरीर से अलग होकर हटने लगती है और साथ ही साथ नई क्यूटिकल का निर्माण भी होता है। यह कीट के बढ़ने के साथ उसकी विभिन्न अवस्थाएं या स्टेजेस में होती है, या फिर यूं कहें कि यह प्रोसेस होने की वजह से ही कीट के शरीर का डेवलपमेंट होता है और इसीलिए इस प्रोसेस को हम डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल मानते हैं। क्यूटिकल का वह भाग जो शरीर से अलग होता है मोल्टिंग प्रोसेस के दौरान, उसको हम एक्सुविया भी कहते हैं। जी हाँ, EXUVIA, इस नाम को आप थोड़ा सा ध्यान रखें। शरीर से अलग होने वाला भाग जो क्यूटिकलर का पार्ट होता है उसको एक्सुविया कहा जाता है। जैसे सांप की, आप सबने सांप देख रखा है, तो सांप की जो केचुली होती है उसको क्या कहते हैं हम? उसको बोलते हैं हम फिल्थ। तो जैसे सांप की उतरी हुई केचुली को हम फिल्थ कहते हैं, वैसे ही इंसेक्ट की उतरी हुई क्यूटिकुलर पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एक्सुविया। क्या बोलते हैं हम? एक्सुविया। मोल्टिंग प्रोसेस जो है इंसेक्ट की इमेच्योर स्टेजेस में कई बार होता है, जब तक इंसेक्ट मैच्योर या एडल्ट नहीं हो जाता। इसीलिए कहा गया है मोल्टिंग अकर्स मेनी टाइम इन इंसेक्ट ड्यूरिंग द इमेच्योर स्टेजेस बिफोर अटेनिंग द एडल्टहुड। जब तक वो एडल्ट नहीं हो जाता, इमेच्योर स्टेज इसकी बनी रहती है, तब तक ये मोल्टिंग का प्रोसेस जो है ये कई बार रिपीट होता है। इसकी जो नंबर होते हैं ये 2 से लेके 6 तक हो सकते हैं। दो मोल्टिंग के बीच में या दो निर्मोचन के प्रोसेस के बीच में जो टाइम लगता है, जैसे मानिए कि ये एक निर्मोचन यानी मोल्टिंग हुई और 4 दिन बाद में दूसरी मोल्टिंग हुई, तो इन दोनों के बीच में जो ये समय है, इस समय को हम बोलते हैं स्टेडियम। ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी है। दो मोल्टिंग या निर्मोचन के प्रोसेस के बीच में जो समय लगता है उसे हम स्टेडियम कहते हैं। और इंसेक्ट की हर नई स्टेज, जैसे मोल्टिंग हुई, यहां पे मोल्टिंग हुई, यहां पे मोल्टिंग हुई, और ये मोल्टिंग होने के बाद में जो नई स्टेज आएगी, यहां पे जो नई स्टेज आएगी इंसेक्ट की, उस इंसेक्ट की स्टेज को हम बोलते हैं इंस्टार। समझ में आया आपको? इंसेक्ट की हर नई स्टेज जो एक मोल्टिंग के बाद में आती है उसको हम इंस्टार कहते हैं, और दो मोल्टिंग के बीच में लगने वाले समय को हम स्टेडियम कहते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मोल्टिंग, यानी कि निर्मोचन का इंसेक्ट के लाइफ के ऊपर किस तरह का प्रभाव पड़ता है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि दो तरीके से इंसेक्ट की लाइफ के ऊपर मोल्टिंग का प्रभाव पड़ता है। पहला है इकोलॉजिकल इंपैक्ट, यानी कि पारिस्थितिकी प्रभाव। हिंदी में लिखेंगे हम इसको पारिस्थितिकी प्रभाव। और दूसरा है बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, यानी कि
जैविक महत्व। पहले देखते हैं इकोलॉजिकल इंपैक्ट। पारिस्थितिकी प्रभाव क्या होता है? देखिए, मॉल्टिंग अफेक्ट द पॉपुलेशन डायनेमिक्स एंड फूड वेब। अगर निर्मोचन की क्रिया नहीं होगी, जैसा कि हमने अभी पहले पढ़ा था कि निर्मोचन जो है वो डेवलपमेंट में हेल्प करता है, यानी कि अगर इंसेक्ट को अपनी बॉडी का डेवलपमेंट करना है, नई स्टेज में जाना है, तो फिर उसको निर्मोचन की क्रिया या निर्मोचन का प्रोसेस करना ही पड़ेगा, मॉल्टिंग का प्रोसेस करना ही पड़ेगा। अगर मॉल्टिंग अफेक्ट होती है, ये नहीं होती है, तो इसका सीधा असर होता है पॉपुलेशन डायनेमिक्स पे, यानी कि उनकी जो जनसंख्या है उसकी वृद्धि में, उसकी गतिशीलता में कहीं ना कोई रुकावट आ सकती है, और साथ ही फूड वेब जो है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है। इंसेक्ट दैट फेल टू मोल्ट करेक्टली मे नॉट सर्वाइव, इंपैक्टिंग देयर इकोलॉजिकल रोल। बिल्कुल जैसे अभी हमने समझा था कि एक स्टेज से को पार करने के लिए निर्मोचन, मोल्टिंग का प्रोसेस, मोल्टिंग के प्रोसेस के बाद में इंस्टार, नया इंस्टार आएगा, और नए इंस्टार के बाद में फिर से वापस मोल्टिंग का प्रोसेस होगा। अगर ये मोल्टिंग का प्रोसेस यहीं पे बंद हो जाता है या इस स्टेज पे बंद हो जाता है, तो फिर नेक्स्ट इंस्टार नहीं बन पाएगा, और अगर नेक्स्ट इंस्टार नहीं बन पाएगा इंसेक्ट का, तो इंसेक्ट अपनी लाइफ में आगे डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा और उसी स्टेज में मर जाएगा। और अगर ये एडल्ट बिना हुए ही मर जाता है तो पॉपुलेशन आगे नहीं बढ़ पाएगी, बिकॉज मैटिंग करने के लिए उसका एडल्ट होना जरूरी है, और अगर वो इमेच्योर स्टेज में ही मर जाता है तो पॉपुलेशन आगे बढ़ना बंद हो जाएगी और फूड वेब भी डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके लिए कहते हैं कि मॉल्टिंग इकोलॉजिकल इंपैक्ट डालता है। दूसरे पे बात करते हैं बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, यानी कि जैविक महत्व। इंसेक्ट के जीवन में मॉल्टिंग जो है वो एक वाइटल फॉर ग्रोथ है, यानी कि अगर उसको ग्रोथ करनी है, बढ़ना है, अपनी साइज एंड शेप बढ़ाना है, अपना जीवन आगे बढ़ाना है, तो मॉल्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉल्टिंग अलाउ इंसेक्ट टू इमर्ज लार्जर, बड़ा होने में मदद करती है। इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स द रीजनरेशन ऑफ लिम्स, पैरों के बढ़ने में, डेवलपमेंट ऑफ विंग्स के डेवलप होने में इन सर्टेन स्पीशीज। तो आपको ये बात समझ में आई? अगर पारिस्थितिकी प्रभाव है, मॉल्टिंग नहीं होती है, तो फूड वेब डिस्टर्ब हो जाएगा, इंसेक्ट की पॉपुलेशन आगे नहीं बढ़ पाएगी। जैविक महत्व कहता है कि मॉल्टिंग ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, जो इंसेक्ट को बड़ा बनाती है और साथ ही साथ उसके पैर और पंखों में भी डेवलपमेंट करने में हेल्प करती है। उम्मीद है अभी तक आपको मॉल्टिंग या निर्मोचन के प्रोसेस के बारे में ब्रीफ नॉलेज मिल गई होगी। अब क्वेश्चन ये बनता है कि मॉल्टिंग इंसेक्ट डेवलपमेंट में क्यों जरूरी है। आइए इसको समझते हैं। देखिए, यहाँ पे भी आपको सामने इंसेक्ट इंटेगुमेंट का ये पूरा चित्र नजर आ रहा है, और ऊपर ही ऊपर में जो लेयर नजर आ रही है जिसको हम एपिक्यूटिकल बोलते हैं, और एपिक्यूटिकल में भी जो ऊपर ही ऊपर वाली जो चौथी लेयर होती है जिसे हम सीमेंट लेयर के नाम से जानते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको ये समझाया था कि सीमेंट लेयर जो होती है ये सबसे कठोर लेयर होती है, यानी सबसे ज्यादा कड़क लेयर होती है, जिसकी वजह से इंसेक्ट के एक्सोस्केलेटन को बनाने में सहायता मिलती है। एक्सोस्केलेटन यानी बाहरी ढांचा। स्क्लेरोटिन प्रोटीन और काइटिन प्रोटीन मिलकर जब इस लेयर का निर्माण करते हैं तो स्क्लेरोटाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, और स्क्लेरोटाइजेशन प्रोसेस की रिजल्ट की वजह से हमें स्क्लेराइड्स मिलती है। ये हमने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में समझ लिया था। अब
मोल्टिंग से इसको जोड़ के देखते हैं। हम सब जानते हैं कि स्क्लेराइड्स जो होती हैं जिसको हम हिंदी में कड़क परत भी कहते हैं। अब ये कड़क होती हैं, ठीक है, नाम है स्क्लेराइड्स, इनका नेचर कड़क होना होता है, यानी जो शरीर के बाहरी आवरण पे ये जो लेयर बनती है, जैसे कि मान लीजिए ये कीट है, तो इसके ऊपर में जो ये कड़क परत है जिनको हम स्क्लेराइड्स कहते हैं, इनके कड़क हो जाने की वजह से, इनके कठोर हो जाने की वजह से इंसेक्ट साइज में डेवलपमेंट नहीं कर पाता। यानी कि जब तक कि ये ऊपर का एक्सोस्केलेटन मुलायम नहीं होगा, सॉफ्ट नहीं बनेगा, तब तक ये अपनी साइज में इंक्रीज नहीं कर पाएगा। इसकी साइज में इंक्रीमेंट को करने के लिए ही मोल्टिंग का प्रोसेस जो है वो नेचर द्वारा इंसेक्ट के अंदर किया जाता है। जैसे ही ये कड़क परत हटती है और नीचे से वापस से मुलायम परत के रूप में क्यूटिकल का फॉर्मेशन चालू होता है, इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? मोल्टिंग बोलते हैं। देखिए, मोल्टिंग के प्रोसेस की जो शुरुआत होती है, ये शुरुआत होती है सबसे पहले हार्मोन सीक्रेशन से। जैसे ही इंसेक्ट के प्रोथोरेकिक ग्लैंड्स यानी कि इसके ब्रेन में से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिनको जुवेनाइल हार्मोन्स भी कहा जाता है। याद रखिएगा, जुवेनाइल हार्मोन, और इसके ब्रेन को हम कहते हैं गैंग्लियन। ये दोनों आप नाम याद रखिएगा। इंसेक्ट के ब्रेन को कहते हैं गैंग्लियन, और हार्मोन जो सीक्रेट होता है एक्डाइसोन हार्मोन, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से। एक्डाइसोन हार्मोन जो रिलीज होता है उसको जुवेनाइल हार्मोन भी कहते हैं, केमिकल नेम है इसका एक्डाइसोन, ठीक है। तो जब ये ब्रेन से रिलीज होता है, और ब्रेन में से कहां से रिलीज होता है? जब भी कोई हार्मोन बनता है हमारे या कीट के या किसी भी जीव के शरीर में, जब भी कोई हार्मोन बनता है तो वो किसी ना किसी ग्लैंड से रिलीज होता है, और इसी ग्लैंड का नाम है प्रोथोरेसिक ग्लैंड, और इसी का दूसरा नाम है कॉर्पोरा एलाटा। तो ये दोनों नाम से जाना जाता है, प्रोथोरेकिक ग्लैंड या कॉर्पोरा एलाटा। इनसे हार्मोन रिलीज होता है जो कि जुवेनाइल हार्मोन है, और ये हार्मोन जाके सीधा अटैक करता है एपिडर्मिस पे। एपिडर्मिस जो एक लिविंग सेल लेयर है, ये हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में पढ़ा था, कौन सी नॉन लिविंग लेयर है और कौन सी लिविंग लेयर है। तो एपिडर्मिस जो होती है वो एक लिविंग लेयर होती है, यानी कि यहां पे सेल्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। तो इसके जो टॉर्मोजन सेल्स होते हैं, टॉर्मोजन सेल्स कौन से सेल्स होते हैं? ये आप यहां पे देख रहे हैं, ये वाले सेल्स जो होते हैं, ये तो हो गया ट्राइकोजन सेल, ये तो हो गया ट्राइकोजन, ये देखो ये लिखा हुआ है यहां पे, ये तो हो गया ट्राइकोजन सेल, और इधर वाले हो गए टॉर्मोजन सेल। तो जैसे ही हार्मोन रिलीज होता है तो इन टॉर्मोजन सेल्स को इंडिकेशन मिलता है डिवीजन का। डिवीजन यानी इनका गुणन होने लग जाता है, यानी मल्टीप्लिकेशन इनका होने लग जाता है, और एक सेल 2 में, 2 सेल 4 में, 4 सेल 8 में, इस तरीके से विभाजित होने लगते हैं। और जैसे जैसे ये विभाजित होते हैं उसी तरीके से इनका संबंध, यानी कि इनकी जो कनेक्टिविटी होती है, जो ये बेसमेंट लेयर से चिपके हुए होती है, ये जब एपिडर्मिस जो बेसमेंट लेयर से चिपकी हुई होती है और ऊपर की क्यूटिकल से जो चिपकी हुई होती है, ये यहां से क्यूटिकल से चिपकी हुई है और यहां से बेसमेंट से चिपकी हुई है। तो बेसमेंट से ये ढीली होती है और क्यूटिकल से भी ये ढीली हो जाती है, यानी कि ये यहां
क्यूटिकल जो होती है वो एपिडर्मिस से रिलीज होने लग जाती है, और जैसे ही ये रिलीज होती है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एपोलाइसिस। इसको और ज्यादा डिटेल में स्टेप प्रोसेस की तरह स्टेप वाइज प्रोसेस इसका मोल्टिंग का हम आगे वाली स्लाइड में समझेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे वाली स्लाइड पे। स्टेप वाइज प्रोसेस ऑफ मोल्टिंग। मोल्टिंग की प्रोसेस के शुरू से लेकर आखिरी तक हर एक चीज को स्टेप वाइज हम इस यहां पे समझेंगे। सबसे पहले बिहेवियरल चेंजेस। जैसे ही मोल्टिंग का समय नजदीक आता है इंसेक्ट की लाइफ में, उसकी डेवलपमेंट स्टेज में, वैसे ही उसके बिहेवियर में चेंज आने लगता है, और लार्वा जो होता है, जो इमेच्योर स्टेज है इंसेक्ट की, वो खाना पीना बंद कर देती है और इनएक्टिव हो जाती है। यानी जैसे कि बीमार हो जाता है कोई भी जीव तो चुपचाप एकदम बैठ जाता है, खाना पीना छोड़ देता है। ऐसे ही सिम्टम्स नजर आते हैं मोल्टिंग से पहले। इसे कहते हैं बिहेवियरल चेंजेस। सेकेंड स्टेप आता है चेंज इन एपिडर्मिस। यानी जो एपिडर्मिस है, जो लिविंग लेयर है, जो अभी मैंने पहले बताया आपको पिछली स्लाइड में, जो लिविंग लेयर है उसके अंदर चेंजेस आना चालू होते हैं। किस तरीके के चेंजेस आते हैं देखते हैं। एपिडर्मल सेल साइज, उसमें बदलाव आता है। इट्स एक्टिविटी, उसकी एक्टिविटी में बदलाव आता है। प्रोटीन कंटेंट में बदलाव आता है, और एंजाइम लेवल जो होता है वो अचानक से बढ़ने लगता है। चूंकि वो लिविंग लेयर है तो ये सारे के सारे चेंजेस उसके अंदर आसानी से आते हैं। सेल्स डिवाइडेड मियोटिकली, जो अभी मैंने समझाया था कि सेल्स जो होता है उनका डिवीजन चालू हो जाता है। 1 से 2 बनते हैं, 2 से 4 बनते हैं, 4 से 8 बनते हैं। एंड इंक्रीज द टेंशन, और तनाव पैदा करते हैं। ऊपर की लेयर और नीचे की लेयर जो एक दूसरे से चिपकी हुई है, उसमें अगर नीचे वाली लेयर में बदलाव आने लगेगा तो दोनों के बीच में तनाव आना चालू हो जाता है, जिससे ऊपर की लेयर हटने लगती है नीचे की लेयर से, और इसी को हम एपोलाइसिस कहते हैं, जो अभी मैंने ऑलरेडी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। which results in loosening of cells of the cuticle. Next step आती है एपोलाइसिस। डिटेचमेंट ऑफ क्यूटिकल फ्रॉम एपिडर्मिस एंड फॉर्मेशन ऑफ सबक्यूटिकुलर स्पेस। जैसे ही एपिडर्मिस की लेयर से क्यूटिकल की लेयर हटने लगती है तो इन दोनों के बीच में एक गैप आ जाता है। जैसे ये बीच में ये गैप आ गया, तो इस गैप के फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है? एपोलाइसिस कहा जाता है। और साथ के साथ ही ये सब क्यूटिकुलर स्पेस यहां पे डेवलप होता है। इस सब क्यूटिकुलर स्पेस का नाम है एक्सुवियम। इसको ध्यान रखें आप, इसका नाम है एक्सुवियम। अगला स्टेप आता है सिक्रेशन ऑफ मोल्टिंग जेल। जैसे ही ये स्पेस एक्सुवियम डेवलप होता है तो एपिडर्मिस के अंदर मौजूद सेल एक तरह का मोल्टिंग जेल सिक्रेट करते हैं, जिसकी वजह से यहां पे पूरे स्पेस में जो खाली जगह थी यहां पे मोल्टिंग जेल भर जाता है। लेकिन जब ये भर रहा होता है उस समय इसके एंजाइम्स जो होते हैं वो इनएक्टिव स्टेज में होते हैं। कौन सी स्टेज में? इनएक्टिव, यानी एंजाइम्स अभी काम नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ एक जेल के रूप में यहां पे इकट्ठा हो रहे हैं। ठीक है, मैं इसको दूसरे कलर से बना देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये नीचे वाली जो लेयर है ये है एपिडर्मिस, और बीच में ये यहां पे मोल्टिंग जेल हरे कलर में जो है ये इकट्ठा होने लग गया है, और इस मोल्टिंग जेल के अंदर भरपूर मात्रा में डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो इनएक्टिव स्टेट में होते हैं। धीरे धीरे ये अपने आप एक्टिव हो जाएंगे, लेकिन थोड़े टाइम के बाद में। नेक्स्ट स्टेप आता है न्यू एपिक्यूटिकल फॉर्मेशन। जैसे ही ये जेल का रिलीज होना बंद होता है तो अपने आप यहां पे
नई क्यूटिकल लेयर का बनना चालू हो जाता है। जो लेयर ऊपर हट चुकी थी, ये जो लेयर पुराना क्यूटिकल जो था, जो हार्ड फॉर्म में था, जैसे ये हटा और मोल्टिंग जेल रिलीज हुआ, वैसे ही नीचे नई क्यूटिकल का फॉर्मेशन बनना चालू हो जाता है। और सबसे पहले क्यूटिकुलिन लेयर इज लेड ओवर द एपिडर्मिस। सबसे पहले जो लेयर बनती है वो बनती है क्यूटिकुलिन लेयर। उसके बाद में प्रोक्यूटिकल फॉर्मेशन होता है। प्रोक्यूटिकल इज फॉर्म बिलो द एपिक्यूटिकल। उसके नीचे प्रोक्यूटिकल बनती है क्यूटिकुलिन लेयर के नीचे। जैसे ही प्रोक्यूटिकल का निर्माण कंप्लीट होता है, वैसे ही एक्टिवेशन ऑफ मोल्टिंग जेल चालू हो जाता है। जो मैंने अभी आपको बताया था कि इस जेल के अंदर इनएक्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट थे। जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो इनएक्टिव स्टेज में थे, वो एक्टिव हो जाते हैं। जैसे ही प्रोक्यूटिकल बनके तैयार होती है, वैसे ही ये मोल्टिंग जेल के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं ये एक्टिव हो जाते हैं। और ये एक्टिव होते ही सबसे पहले क्या करते हैं? दिस एक्टिवेट्स एंडोक्यूटिकल डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ऊपर की जो क्यूटिकल लेयर थी, इसका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों चालू हो जाता है इन मोल्टिंग जेल एंजाइम्स के द्वारा में। अगली जो स्टेप है वो है वैक्स लेयर फॉर्मेशन। वैक्स थ्रेड्स ऑफ पोर कैनाल सीक्रेट वैक्स लेयर। प्रोक्यूटिकल के बाद में एपिडर्मिस में जो ये वैक्स लेयर फिलामेंट्स बनते हैं, वो ऊपर में वैक्स लेयर का निर्माण करते हैं एपिडर्मिस के ही ऊपर। ये सारी जो लेयर्स हैं, ये सब की सब लेयर्स एपिडर्मिस के ऊपर बनती जा रही हैं। यहां पे ऊपर इसका निर्माण होता जा रहा है। अगली स्टेप आती है सीमेंट लेयर फॉर्मेशन। अगली जो स्टेप है वो है सीमेंट लेयर फॉर्मेशन। यानी जैसे ही वैक्स लेयर बनके कंप्लीट होती है, उसके बाद में सीमेंट लेयर का फॉर्मेशन चालू हो जाता है। देखिए, जैसे मैंने अभी पिछली स्लाइड में बताया था और हमने फोटो में देखा था कि कैसे ऊपर ही ऊपर ब्लैक कलर की जो लेयर थी एपिक्यूटिकल में, जिसको हमने क्या कहा था? सीमेंट लेयर बताया था मैंने आपको। उसका फॉर्मेशन अब यहां पे हो चुका है। ठीक है, अब पूरा का पूरा नया क्यूटिकुलर लेयर बनके तैयार है, लेकिन अभी ये हार्ड नहीं हुआ है। अभी ये अगला जो स्टेप आता है वो आता है एक्डाइसिस। एक्डाइसिस की डेफिनेशन हमने एक बार पहले भी पढ़ी थी। शेडिंग ऑफ ओल्ड क्यूटिकल। यानी कि एपिक्यूटिकल के डाइजेशन के बाद में जो भी क्यूटिकुलर का लेयर का पार्ट बचता है, जो ऊपर ही ऊपर वाला पार्ट बचता है, वो हटने लगेगा। इसको ही कहते हैं हम एक्डाइसिस। ये दो तरीके से होता है। सबसे पहले रप्चरिंग ऑफ ओल्ड क्यूटिकल, यानी जो पुरानी क्यूटिकल होती है वो पूरी तरीके से रप्चर्ड, खराब होकर टूट फूटने लगती है। Insect increase its body volume through intake of air or water which enhances the blood flow to head and thorax. जैसे ही ये लेयर अलग होकर ऊपर हटने लगती है, टूटने लगती है, तो ये इंसेक्ट क्या करता है? अपने शरीर का आकार बढ़ाने लगता है, क्योंकि नीचे तो सॉफ्ट लेयर है, कड़क परत ऊपर हट चुकी है। ठीक है, तो जब ये सॉफ्ट लेयर नीचे बनना चालू हो जाती है और बन के कंप्लीट हो जाती है, तो ये शरीर का आकार बढ़ाता है और साथ ही साथ हवा और पानी की मदद से ब्लड फ्लो को हेड से लेके थोरैक्स तक फ्लो करता है। जिसकी वजह से होता क्या है? ओल्ड क्यूटिकल जो होती है वो पूरी तरीके से टूट फूट कर अलग से प्री डिटरमिन लाइन ऑफ वीकनेस नोन एज एक्डाइसल लाइन से हटना चालू हो जाती है। जब आप मेरा पहला लेक्चर देखेंगे, माफ कीजिएगा, सेकंड लेक्चर इंसेक्ट हेड, उसमें मैंने स्क्लेराइड्स के बारे में बताया है। और इंसेक्ट के हेड में
जो इन्वर्टेड वाई होता है, जिसे हम एक्डाइसियल सूचर भी कहते हैं, यहां से हवा पानी का बहाव अंदर की तरफ होता है जो थोरेक्स तक जाता है, और थोरेक्स तक जाने की वजह से जो क्यूटिकल होती है, ओल्ड क्यूटिकल, ये पूरी तरीके से रप्चर्ड हो जाती है। इसे ही एक्डाइसियल लाइन कहा जाता है। यहां पे जो ये इन्वर्टेड वाई जो एक्डाइसियल सूचर होता है, इसे ही एक्डाइसियल लाइन कहा जाता है। अगर आपको एक्डाइसियल लाइन के बारे में और अच्छी जानकारी चाहिए तो आप मेरे लेक्चर नंबर 2 इंसेक्ट हेड को एक बार वापस से देखें, ताकि आपको अच्छी तरीके से इसको समझ में आ जाएगा। अगली स्टेप आती है इसमें रिमूवेबल ऑफ ओल्ड क्यूटिकल, यानी पहले तो ये रप्चर्ड हो जाएगी, यानी टूट फूट जाएगी, बेकार हो जाएगी, और उसके बाद में ये शरीर से रिमूव होने लगेगी, यानी पृथक होने लगेगी। Peristatic movement of body and lubricant action of molting fluid helps in the removal of old cuticle। जो खाली जगह में मोल्टिंग फ्लूइड भरा हुआ था, जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम एक्टिव हो चुके थे, वो क्या करते हैं, एज ए ल्यूब्रिकेंट की तरह काम करते हैं। और आपने देखा होगा संकुचन की क्रिया, यानी कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन की प्रक्रिया होने लगती है, एक्शन होने लगता है, अंदर बाहर कीड़ा मूव करता है, जिसकी वजह से ये जो पुरानी क्यूटिकल होती है, ये शरीर से उतरकर बाहर की ओर खिसकना चालू कर देती है। ड्यूरिंग ईच मोल्टिंग, क्यूटिकुलर कवरिंग ऑफ बॉडी, लेग्स, इंटरनल लाइंस ऑफ फोरगट, हाइंडगट एंड ट्रेकिया आर डिस्कार्डेड। ठीक है, इन सारी जगह पे से पुरानी क्यूटिकल को हटा दिया जाता है। अगली स्टेप आती है फॉर्मेशन ऑफ एक्सोक्यूटिकल। जैसे ही पुरानी क्यूटिकल निकल के खत्म हो जाती है और शरीर को छोड़ देती है, वैसे ही अपर लेयर ऑफ प्रोक्यूटिकल डेवलप एज अ एक्सोक्यूटिकल थ्रू एडिशन ऑफ प्रोटीन एंड टैनिंग बाय फिनोलिक सब्सटेंसेस। इस लाइन को समझने के लिए आपको मेरा पिछला लेक्चर इंसेक्ट इंटेग्यूमेंट वो देखना पड़ेगा, ताकि आपको फॉर्मेशन ऑफ एक्सोक्यूटिकल और एक्सोक्यूटिकल कौन कौन से प्रोटीन से बनके मिलके बना होता है, ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगली स्टेप जो आती है फॉर्मेशन ऑफ एंडोक्यूटिकल। जैसे ही एक्सोक्यूटिकल बनके तैयार होता है, उसके बाद में एंडोक्यूटिकल का निर्माण होता है। द लोअर लेयर ऑफ प्रोक्यूटिकल डेवलप एज अ एंडोक्यूटिकल थ्रू एडिशन ऑफ काइटिन एंड प्रोटीन। दिस लेयर इंक्रीज इन थिकनेस। और जैसे जैसे समय बीतता है, इस एंडोक्यूटिकल के अंदर एक्सपेंशन होता है, और ये अपने ओरिजिनल साइज से मोटी होते 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 काफी जगह मोटी हो जाती है, यानी कि एक थिक लेयर के रूप में बदल जाती है। उम्मीद है आपको ये पूरी की पूरी मोल्टिंग की स्टेप्स समझ में आई होंगी। अभी भी अगर आपको किसी ना किसी तरह का डाउट है, तो आगे मैं इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और एक वीडियो के माध्यम से आपको ये पूरा मोल्टिंग का प्रोसेस अपने इस लेक्चर के अंदर समझाने वाला हूं। वहां पे आपके दिमाग में जितने भी डाउट हैं इस स्टेप से रिलेटेड, मोल्टिंग से रिलेटेड, वो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मोल्टिंग। ऐसे कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं जो मोल्टिंग को कंट्रोल करते हैं? तो की हार्मोन्स में जो मैंने बताया था, जिसे हम जुवेनाइल हार्मोन कहते हैं, वो कहां से रिलीज होता है? कहां से होता है? जी हां, कॉर्पोरो एलाटा, प्रोथोरेकिक ग्लैंड से ये रिलीज होता है। एक्टोस्टेराइड एग्जांपल एक्डाइसोन इनिशिएट द मोल्ट, मोल्ट यानी कि मोल्टिंग इनिशिएट करता है। These hormones trigger growth and shading process in the right physiological conditions. Sources of hormones, ये हार्मोन्स कहां से रिलीज होते हैं, यानी इनका सोर्स कौन सा है? तो हार्मोन्स आर प्रोड्यूस प्राइमरीली बाय द प्रोथोरेकिक ग्लैंड। जैसा कि मैंने अभी बताया, कॉर्पोरा एलाटा इस ग्रंथि का नाम है, जो प्रोथोरेकिक ग्लैंड के नाम से भी जानी जाती है। प्ले अ क्रूशियल रोल इन द टाइमिंग and frequency of molting. Endocrine glands are activated by prothoracic tropic hormones produced by the
न्यूरोसेक्रेटरी सेल ऑफ ब्रेन। मैंने आपको पहले बताया था ब्रेन के जो सेल्स होते हैं, यानी ब्रेन के अंदर जो ग्रंथियां हैं, जो सेल्स हैं, वहां से ये रिलीज होते हैं। और इंसेक्ट के ब्रेन को क्या बोलते हैं हम? जी हाँ, इनको बोलते हैं हम गैंग्लियन, GANGLION। हार्मोन्स का इफेक्ट क्या होता है? द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मोल्टिंग अफेक्ट्स ग्रोथ रेट, टाइमिंग and the ability of insects to adapt to environmental changes। जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो क्या क्या कंट्रोल करते हैं? वो मोल्टिंग को कंट्रोल करते हैं, इंसेक्ट की ग्रोथ रेट को कंट्रोल करते हैं, उसकी टाइमिंग यानी मोल्टिंग कितने कितने समय में हो रही है उसको कंट्रोल करते हैं, और एबिलिटी ऑफ इंसेक्ट टू अडेप्ट टू एनवायरमेंटल कंडीशंस, यानी कि जो भी वायुमंडलीय बदलाव हो जाते हैं मोल्टिंग के बाद में, उसको अडेप्ट करने में, उसको अपनाने में ये हार्मोन्स इंसेक्ट को सहायता प्रदान करते हैं। मोल्टिंग के दौरान कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं जो इंसेक्ट को फेस करने पड़ते हैं? तो सबसे पहला चैलेंज जो आता है वो आता है एडेप्टेशन में। और एडेप्टेशन में क्या चेंज आता है? जैसे ही हार्मोन रिलीज होते हैं, और हार्मोन रिलीज होने के बाद में जब मोल्टिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है, तो शुरू के कुछ समय में इंसेक्ट की जो स्किन होती है, इंसेक्ट स्किन जो होती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, और इंसेक्ट भी बहुत ज़्यादा डेलिकेट हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है। उस समय पे अगर वायुमंडलीय बदलाव होते हैं या कुछ और बदलाव होते हैं जिसकी वजह से इंसेक्ट को कोई परेशानी आती है, तो ये एक तरीके से चैलेंज बन के इंसेक्ट के सामने आता है। तो परंतु इसका सॉल्यूशन ये है कि इंसेक्ट्स हैव इवॉल्व्ड स्ट्रेटेजीज। समय के साथ साथ कीड़ों ने भी अपने आप में एक स्ट्रेटेजी डेवलप कर ली है टू मिटिगेट दीज रिस्क सच एज हाइडिंग ड्यूरिंग द मॉल्ट। वो अपने आप को किसी सुविधाजनक जगह पे या एक एकांतवास में छुपा लेते हैं जहां पे किसी भी तरीके की कोई उनको दिक्कत ना हो, ना तो एनवायरमेंटल चेंजेस हो, ना किसी का डर सताए कि कोई सामने वाला कोई दूसरा कीड़ा आके या कोई दूसरा जानवर आके उनको खा जाए या उनको परेशान करे। तो वो अपने आप को एक सुरक्षित स्थान पे लेकर चले जाते हैं मोल्टिंग से पहले ही। या टाइमिंग टू अवॉइड पीक प्रेडेटरी एक्टिविटी, वो उस समय को निकालने की कोशिश करते हैं जिस समय पे कोई दूसरा जानवर उनके इर्द गिर्द होता है और उनको इस चीज का पता लग जाता है कि कोई जानवर उनके आसपास में घूम रहा है ड्यू टू सेंसरी ऑर्गन्स। तो ऐसी चीजों को वो मिटिगेट करने में अब आराम से सक्षम हो चुके हैं। तो एडेप्टेशन का ये जो चैलेंज है, इसका सॉल्यूशन इंसेक्ट्स ने अपने आप निकाल लिया है। अगला चैलेंज जो आता है वो आता है फिजिकल चैलेंज। इसका भी सॉल्यूशन इंसेक्ट्स ने अपने आप समय के साथ में निकाल लिया है। ड्यूरिंग मोल्टिंग के समय इंसेक्ट्स आर वल्नरेबल टू द प्रेडेटर्स। जैसे कि मैंने अभी कहा कि वो बहुत ज्यादा डेलिकेट हो जाते हैं मोल्टिंग के समय और मोल्टिंग के बाद में, तो उनको उनके आपसी दुश्मनों से काफी ज्यादा खतरा होता है। वीक एक्सोस्केलेटन कैन लीड टू डेसिकेशन और इंजरी बिफोर द न्यू शेल हार्डन्स। जो उनकी अवस्था होती है, मुलायम स्किन जो होती है, उसमें डेसिकेशन की, यानी कि पानी के अंदर बाहर जाने की या किसी और बाहरी टक्कर से, एक्सीडेंट से या किसी भी तरीके की बाहरी खतरे की उनको आभास पहले से हो जाता है, तो इससे ये फिजिकल चैलेंजेस उनके सामने होता है जब तक कि उनकी परत जो होती है वो कड़क ना हो जाए। इसके लिए भी ये लोग क्या करते हैं, अपने आप को किसी सुरक्षित स्थान पे जाकर छुपा लेते हैं और 24 से 48 घंटे, जितना टाइम इस इंसेक्ट को लगता है मोल्टिंग का प्रोसेस पूरा करने में है, यानी कि हार्मोन रिलीज से लेकर न्यू क्यूटिकल के कंप्लीशन तक, जब तक कि न्यू क्यूटिकल पूरी तरीके से बनके तैयार नहीं हो जाता, तो 24 से 48 घंटे का जो इस समय पूरा लगता है,
उसमें ये अपने आप को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं जहां पे इनको ये दोनों ही चैलेंजेस से लड़ने के लिए सहायता मिलती है। आइए इस स्लाइड में हम मॉल्टिंग के प्रोसेस को परसेंटेज के फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं कि मॉल्टिंग का प्रोसेस परसेंटेज वाइज अगर देखें तो कैसे कैसे कंप्लीट होता है और कितना ज्यादा परसेंटेज कौन से वक्त लगता है। मोल्टिंग या निर्मोचन के प्रोसेस में 30% काम हार्मोन्स का होता है। ये हार्मोन्स इंसेक्ट के ब्रेन में, जिसे हम गैंग्लियन कहते हैं, ये हमने पहले ही समझ लिया है, वहां से सीक्रेट होते हैं और जिस ग्लैंड या ग्रंथि से उत्सर्जित होते हैं उसको क्या कहते हैं हम? कॉर्पोरा एलाटा या प्रोथोरेकिक ग्लैंड। अभी हमने इससे पहले ही हमने इस चीज को समझा है। इन हार्मोन्स को जुवेनाइल हार्मोन भी कहते हैं, जिनका केमिकल नेम क्या है? 20 हाइड्रोक्सी एग्डाइसोन हार्मोन। क्या है इनका नाम? 20 हाइड्रोक्सी एग्डाइसोन हार्मोन। ये आपको याद रखना है, एग्जाम्स में कई बार ये पूछा जाता है कि जुवेनाइल हार्मोन का केमिकल नेम क्या होता है। तो इसका केमिकल नेम है 20 हाइड्रोक्सी एग्डाइसोन हार्मोन। 30% प्रोसेस यहां पे मॉल्टिंग का कंप्लीट होता है। 40% क्यूटिकल फॉर्मेशन में पूरा होता है। इस दौरान पुरानी क्यूटिकल एपिडर्मिस से अलग होकर एक्सुवियम बनाने का काम करती है। एक्सुवियम उस ब्लैंक स्पेस को कहा जाता है जो क्यूटिकल के एपिडर्मिस से अलग होने पर दोनों लेयर्स के बीच में बनती है, जो कि पिछले स्लाइड में हमने समझा है। इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं बताएं? इस प्रोसेस को कहते हैं हम एपोलाइसिस। एक्सुवियम बनने के साथ ही नई क्यूटिकल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है और पुरानी क्यूटिकल को डाइजेस्टिव एंजाइम्स द्वारा डाइजेस्ट कर लिया जाता है। बाकी बचे हुए 30% में से 20% प्रोसेस में एक्डाइसिस की क्रिया होती है, मतलब शेडिंग ऑफ ओल्ड क्यूटिकल। जो कि अलग हो चुकी है वह क्यूटिकल की परत शरीर से हटने लग जाती है। जो रप्चर्ड क्यूटिकल होती है वो शरीर से हटने लगती है, रिमूव होने लगती है। और आखिरी के 10% प्रोसेस में पुरानी क्यूटिकल के भागों का या कंपोनेंट्स को यूज कर कर मॉल्टिंग के प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। इस तरीके से 100% मॉल्टिंग जो होती है वो इंसेक्ट की कंप्लीट हो जाती है। अगर स्टेजेस की बात करें तो मॉल्टिंग के दौरान 4 स्टेजेस जो होती हैं, इसमें मॉल्टिंग की क्रिया पूरी होती है। सबसे पहले एपोलाइसिस प्रोसेस, फिर फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्यूटिकल, ग्रोथ फेज और इसके बाद में आखिरी होता है एक्डाइसिस, जिसको हम कहते हैं शेडिंग ऑफ ओल्ड क्यूटिकल। ड्यूरिंग एपोलाइसिस द ओल्ड क्यूटिकल सेपरेट फ्रॉम द एपिडर्मल सेल प्रिपेयरिंग क्यूटिकल रिन्यूअल। Following apolysis, new layer of cuticle are synthesized, including the outer epicuticle made of cuticulin, which protect the epidermal cell. Growth phase के अंदर new cuticle forms the resulting ecdysial space, which is fills with the gel containing enzymes to digest the old cuticle. और जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो एक्डाइसिस की क्रिया होती है, जिसकी वजह से रप्चर्ड क्यूटिकल जो होती है वो रिमूव होकर शरीर से अलग हो जाती है और मॉल्टिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको अभी तक मॉल्टिंग का पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। मैंने अपनी तरफ से मॉल्टिंग के प्रोसेस में होने वाले हर एक स्टेप को, हर एक स्टेज को, हर एक कंपोनेंट को अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की है। अगली स्लाइड में मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से इस मॉल्टिंग के प्रोसेस को पूरी तरीके से समझाऊंगा और आप इसको पूरे ध्यान से देखिएगा। और जो जो भी अभी हमने इस वीडियो में पिछली स्लाइड्स में देखा है, उस स्लाइड्स को वहां पे एज अ रिवीजन के तौर पे आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ।
क्यूटिकल डिग्रेडेशन एंड रीफॉर्मेशन ऑफ ड्यूरिंग इंसेक्ट मोल्टिंग। ये देखिए आपके सामने ये इंसेक्ट की इंटेग्यूमेंट है और ये 20 हाइड्रोक्सी एक्डाइसोन हार्मोन रिलीज हो गया है प्रोथोरेसिक ग्लैंड से। जैसे ही ये हार्मोन रिलीज होके सीधा अटैक करता है एपिडर्मिस पे, जहां पे एपिडर्मल सेल्स, टॉर्मोजन सेल्स जो हैं ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पे ब्लैक और ब्लू, रेड और ब्लू कलर में। अब ये माइटोटिक डिवीजन यहाँ पे चालू हुआ है और माइटोटिक डिवीजन के साथ ही इसके अंदर ऊपर वाली लेयर से ये अलग हट गया, जिसको हम एपोलाइसिस कहते हैं। ये अभी हमने पहले पढ़ा था एपोलाइसिस। और एक्डाइसियल स्पेस यहाँ पे बनके कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर मोल्टिक जेल इनएक्टिव एंजाइम्स के साथ में भर गया। अब जैसे ये मोल्टिंग जेल भर के कंप्लीट हुआ तो ये देखो क्यूटिकुलिन की लेयर यहाँ पे बनना चालू हो चुकी है। और क्यूटिकुलिन लेयर के बनने के बाद ही मोल्टिंग एंजाइम्स जो इनएक्टिव थे ये एक्टिव फॉर्म में आ जाएंगे और क्या करेंगे, ये इस एंडोक्यूटिकल का डाइजेशन। देखो ये डाइजेशन हो गया। जैसे ही डाइजेशन कंप्लीट होगा वैसे ही साथ के साथ नीचे एक नई एंडोक्यूटिकल बनना चालू हो जाती है और एक्सोक्यूटिकल रप्चर्ड होके ये देखो ये काली होने लग गई अलग से ही। तो एपिक्यूटिकल और एक्सोक्यूटिकल ऊपर अलग रप्चर्ड होते हैं यानी खराब होने लगती हैं। और जैसे ही ये खत्म होता है एक्डाइसियल स्पेस, ये वैक्स ग्लैंड्स बनना चालू हुए। वैक्स ग्लैंड के बाद में ऊपर सीमेंट लेयर आ जाएगी। अभी ये सीमेंट लेयर का बनना चालू हो गया और इसके बाद एक्डाइसिस चालू होगा, जिसमें शेडिंग ऑफ ओल्ड क्यूटिकल का प्रोसेस होता है। ये इस तरीके से ऊपर की लेयर हट जाती है शरीर से। अब बुर्सिकॉन हार्मोन नाम का एक जो हार्मोन होता है वो स्टिमुलेट होता है और स्क्लेरोटाइजेशन प्रोसेस चालू हो जाता है। जैसे जैसे स्क्लेरोटाइजेशन का प्रोसेस चलना चालू होता है वैसे ही नीचे में एंडोक्यूटिकल और एक्सोक्यूटिकल का निर्माण होता है। और जैसे जैसे ये निर्माण कंप्लीट होता है ये देखो इस तरीके से पुराना फॉर्मेशन चालू हो चुका है और पूरा का पूरा इंटेग्यूमेंट वापस पहले जैसा बनके तैयार हो गया है। इस तरीके से पूरा का पूरा आपका जो मोल्टिंग का प्रोसेस है ये कंप्लीट होता है। उम्मीद है ये वीडियो से आपको बहुत कुछ अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और मोल्टिंग का पूरा प्रोसेस जैसे जैसे होता है वैसे वैसे आपको क्लियर हो चुका होगा। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपको मोल्टिंग का प्रोसेस अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अभी भी अगर आपके कोई डाउट है तो आप मेरे को डीएम कर सकते हैं या कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो रहेगा मेटामॉर्फोसिस ऑफ इंसेक्ट। और प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आगे से अपडेट्स मिल जाए मेरे आने वाली नई वीडियोस के लिए। थैंक यू। जय हिंद। राधे राधे।